गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम आरुषि है। तो आज का सेशन सब मिलके स्टार्ट करेंगे बेहद अच्छे तरीके से। मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊं सेम वैसे ही आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे और आपको PDF भी दी जाएगी। ओके, बाइलिंगुअल होंगी सभी चीज़ें। तो आज का सेशन से पहले कुछ और चीज़ें भी हम जान लेते हैं। जैसे बात करते हैं हम अपने अवतार बैच की, तो कूपन कोड है GD20, 640 रुपये का भी मिल रहा है। अगर आपने नहीं लिया तो फिर ये आपको पड़ेगा 799 का कुछ दिन बाद। इसलिए आपको क्या करना है कि ये अभी ले लेना है ये बैचेस, ठीक है। और ये हमारे फैकल्टीज़ हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कुछ की तो क्लास आपने देख ही ली होंगी। हिंदी, रीजनिंग एंड पॉलिटी, हिस्ट्री, ये आपको पता ही है कि कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है, ठीक। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तब भी देख सकते हैं अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए तो आगे इसके बाद दूसरी SSC GD की बुक्स पे भी अभी फ़िलहाल ऑफ़र चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इन बुक को भी ले सकते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आप बिना देरी किए। और मैं चाहती हूँ आप सब अपनी पेन कॉपी ले लेंगे। सबसे पहले तो मैं ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बता देते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आपकी ज़्यादा पूछी जाएगी इस एग्ज़ाम में। तो इंडियन ज्योग्राफी से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम भारत का भूगोल, जो कि आज अभी चैप्टर है, जो कि मैं अभी बस 2-4 मिनट के बाद आपको 10 मिनट के बाद पढ़ाने वाली हूँ। तो भारत के भूगोल में हम बात करेंगे कि सबसे पहले भारत का एक सामान्य परिचय, मतलब पढ़ना क्या है भारत के भूगोल में। सबसे पहले तो हम सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। भारत का आकार, भारत का क्षेत्रफल, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तटीय राज्य कितने हैं, हमारी भारतीय मानक समय रेखा के विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। मतलब ये सब पढ़ेंगे हम। तो पहले देखो आकार के विषय में पड़ोसी देश और फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में ये डिस्कस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भू आकृति प्रदेश। ये आपको मैंने यहाँ पे हिमालय के टॉपिक के अंदर, जैसे हिमालय ये पूरा टॉपिक है, तो हिमालय के अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी उसके सब टॉपिक हैं ये, कि इसके अंदर सबसे पहले हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। अब वो जो 3 श्रेणियां हैं उनके नाम है ट्रांस, वृद्ध, लघु। तीनों हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय को जो 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि इसकी जो 3 श्रेणियां हैं, ट्रांस, वृद्ध, लघु और शिवालिक, इनको हम पढ़ेंगे। फिर पूर्वांचल की हम पहाड़ियाँ देखेंगे जितनी भी हैं। फिर हम उसके बाद दर्रे कवर करेंगे। दर्रे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए दर्रे, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, शिवालिक हिमालय क्या है, लघु या मध्य हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय क्या हिमालय का भाग है। तो आप बोलोगे है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं है। तो ये सब पढ़ना है। फिर उसके बाद हम अपने द्वीप समूह को जान लेंगे कि सबसे पहले देखिए भारत के द्वीप समूह बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट द्वीप समूह कौन से हमारे, अंडमान निकोबार है एक हमारा लक्षद्वीप है। और अन्य द्वीप में क्या क्या आ जाते हैं, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, मुंबई में है, ये भी याद रखना है। एलिफेंटा द्वीप है और आपके और भी द्वीप हैं, ये आपको याद करने। व्हीलर द्वीप, अन्य द्वीपों में एलिफेंटा द्वीप आ गया, व्हीलर द्वीप आ गया, ये कहाँ पर है। और दूसरे आपके ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पढ़ने हैं। तो हमारे इनमें ये डिस्कस होगा द्वीप समूह के विषय में। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, 572, ठीक है। लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड्स 36। इसके बाद हम नदियाँ, अब देखो नदियाँ, ये लिखा मैंने अपवाह तंत्र। अब हिमालय, पहले हम हिमालय की नदियाँ कवर करेंगे। हिमालय की नदियों में देखो अंदर इसके सब टॉपिक है। अच्छा मैम, कि हिमालय की नदियों में पहले सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आप खुद देखिए, मैंने पहले तो क्या करा है, नदियाँ लिखी, ध्यान से नदियां लिखी, उसके बाद सिंधु, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और अरब सागर में। हम इनके अंदर मतलब हिमालय की नदियों में पहले सिंधु, फिर उसकी सहायक नदियां, गंगा पढ़ेंगे, फिर उसकी सहायक नदियां, फिर ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। जब ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे फिर हम प्रायद्वीपीय नदियों पे आएंगे। आप देखना जब आप मेरे साथ पढ़ोगे। और फिर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और फिर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब आप देखिए नीचे ये जलप्रपात, आप खुद देखिए। हाँ जी मैम, इसकी पीडीएफ आप दे देंगे हम आपको, आप इसे ना लिखो मत, ठीक है। इसे लिखना नहीं, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। ये देखो जलप्रपात यानी मेजर वाटरफॉल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। वाटरफॉल्स के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे झीलें। अब देखो हम पूरा झीलें, आप पूरा इधर फोकस करिए। फिर इसके बाद क्या लिखा है, परियोजनाएं। फिर इसके बाद ये क्या है, घाटियां। आप इनमें देखिए। अच्छा मैम ये सब पढ़ेंगे जी, झीलें, परियोजनाएं, घाटियां। जैसे भारत की विशाल घाटी, भारत की सबसे विशाल घाटी कौन सी है, तो क्या पता यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे गंदीकोटा की विशाल घाटी, ठीक है। अराकू घाटी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये कम्बम घाटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा जो घाटी पूछी जाती है साइलेंट वैली, शांत घाटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली, वो कहाँ पर है, तो वो तो सबको ही पता होगा। चलो है ना, कि जो तैयारी भी जैसे किसी को याद है या नहीं है, क्योंकि घाटियाँ अपने बहुत सारी हैं अपने राज्यों में, तो साइलेंट वैली मोस्टली सबको पता रहता है। तो शांत घाटी कहाँ पर है, शांत घाटी केरल में है वैसी। तो ऐसे करके घाटियाँ, शांत घाटी तो आपको पता ही है, हर एग्जाम में आती है। दूसरी बात, नेचुरल वेजिटेशन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हमारे मरुस्थलीय वन कौन से हैं, हमारे पर्णपाती वन कौन से हैं, इस वाले टॉपिक में ये चीज डिस्कस होगी। फिर आगे चलते हैं मिट्टी। अब देखो मिट्टी के अंदर आप खुद देखो। अच्छा मैम मिट्टी के अंदर ये टॉपिक है कि मैम मिट्टी को कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अभी ये भी बताना है। पर्वतीय, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी, ठीक। तो उसको मैंने ये टॉपिक में लिख दिया कि सबसे पहले जलोढ़, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, फिर पर्वतीय मिट्टी, फिर शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। इनके विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। इसके बाद फिर ये जनजातियां मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर कृषि और खनिज संसाधन अपने में इंपॉर्टेंट है, ये अपने में ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद परिवहन का टॉपिक, फिर जनसंख्या का टॉपिक, फिर उद्योग का टॉपिक, फिर जलवायु का टॉपिक। ये आपके हो गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक। ये किसके टॉपिक हो गए हैं, ये मैंने बताया इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक। और ये आपके हो गए हैं कंप्लीट हो गए हैं, ये आपके फिनिश। ओके डन। आगे चलते हैं। इसके बाद जो बात करते हैं, अब देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें छोटे छोटे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में जानना है। सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, वही बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनके बारे में जानकारी, ठीक। ये सब करना है। ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगी उसे देख लेंगे। थोड़ा सी जितने हमारे महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप की थोड़ी नॉलेज, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पता होना चाहिए, उत्तर अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका के, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स तो हमें पता होना चाहिए ना। अच्छा इस महाद्वीप में ये खास है, ऐसे करके, ठीक। तो आज का सेशन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो आ गए टॉपिक, ठीक है। इन्हें देख लेना अच्छे से और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर। तो तैयार है आप सब पढ़ने के लिए, बहुत आराम से। अब आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और मैं आराम से आपको पढ़ाती चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो मैं अपने भारत का मैप ही दिखा दूं, ठीक है। ज्योग्राफी में यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ये आपका मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। ये आपको क्या करना है, सबसे काम पहला, जो भी मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्या करना है, अपने मैप को आज जितने भी राज्य, घर पे होमवर्क भी समझ लेना, देना ही पड़ेगा। जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी हमारे यूटीज हैं, यूटी, ठीक है, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश है।
सब मैप में बैठ के देखना आज कहाँ पर है। जैसे लद्दाख यहाँ पर है, कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब देखना बैठ के। मतलब ये काम आज आपको करना है घर से बैठ के। तो आज का आपका सेशन अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। वैसे मैं बता दूँ आपके कितने राज्य हैं। पहली बात तो यही 28 राज्य और 8 आपकी यूटीज हैं। 28 स्टेट और 8 क्या है हमारी यूटीज हैं। सबसे पहले अब आप यहाँ पे पेन कॉपी ले लेंगे और हम पढ़ते हैं अब ज्योग्राफी के विषय में। डन। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे सब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी को मैंने आपसे पूछूं तो आप मुझे बताते चलना कि मैडम जी इसे तो हम भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल। अब मैंने आपसे कहा मुझे ये बताइए जियो का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे मैडम अर्थ होता है। फिर ग्राफी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक। अब इनकी हिंदी बता दो। अर्थ की हिंदी क्या होती है? पृथ्वी। और डिस्क्रिप्शन की हिंदी क्या होती है? वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन की हिंदी क्या होती है? वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन की हिंदी क्या होती है? तो आप बोलोगे मैम वर्णन करना होती है। अगर मैं आपसे कहूँ सिंपल सी लैंग्वेज में मुझे ये बता दीजिए कि ज्योग्राफी की छोटी सी डेफिनेशन बता दीजिए क्या होती है, तो आप बोलोगे मैम पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पृथ्वी का वर्णन करना, वर्णन करना भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम, इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई है। अब इसके बाद ये हो गई, इसे ऊपर कर लो। यहां पे बीच में आप डालेंगे क्या? यहां आप डालें मैडम इंडिया। ठीक है भाई, इंडिया डाल दिया। इसे बंद कर लीजिए। बंद कर लिया। अब मैंने कहा मुझे आप सभी क्या करेंगे? इंडिया के नाम बताइए। भारत को कितने नामों से जाना जाता है? यहाँ पे बताइए भारत को कितने नामों से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे मैम भारत को कितने नामों से जाना जाता है? नाम बताने की कोशिश करेंगे। आर्यव्रत। इसे आर्यव्रत बोलते हैं मैम। इसे यहाँ पे याद रखेंगे, भारत बोलते हैं। ठीक है। और नाम क्या बोलते हैं मैम? इंडिया को हिंदुस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान भी बोलते हैं। और इंडिया को क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। ये लिखा आपने? यस मैम। अब यहाँ पे हम जो करेंगे, ठीक है, आर्यवर्त। ठीक है, इसे भारत ही बोलेंगे, भारत। और इसे हिंदुस्तान ही बोलेंगे और इसे जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप बोलेंगे। ध्यान से सुनेंगे तो नाम याद कर लोगे। इंडिया नाम, इंडिया के कितने नाम हैं आप बताओ गिन के? 1 2 3 4। आप यहाँ पे बताइए तो आप बोलोगे मैम इंडिया को आर्यव्रत भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं और जम्बू द्वीप भी कहते हैं। नाम याद कर लिए। अब मैंने कहा ये नाम पढ़े कैसे, ये नाम पढ़े कैसे ये भी बताइए। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? और मैंने कहा आर्यव्रत नाम कैसे पढ़ा, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? आर्यव्रत नाम कैसे पढ़ा, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर। ये वाली बात ध्यान से, अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी फिर ये स्लाइड हो जाएगी तो इसलिए फोकस करेंगे। अब मैंने कहा भारत नाम कैसे पड़ा इंडिया का, भारत नाम कैसे पड़ा, अब ये बताइए। तो यहां की बात आप जो लिखेंगे कि आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर, भारत के नाम पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारत पड़ा। यहां पे ये बात क्लियर हो गई। अच्छा मैम अब ये दूसरी बात, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे मैम? हिंदुस्तान नाम जो दिया था वो ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया था। ईरानियों को क्या बोलते हैं? पारसी भी बोलते हैं, पारसियों के द्वारा दिया गया।
ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया। ठीक, ये आपको याद रखना है कि मैम इन्हें इंग्लिश में पर्शियन बोलते हैं, पर्शियन। ठीक, यहाँ पे ये बात याद रखी। अब जम्बूद्वीप नाम, मैंने कहा जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा भारत का, तो इसे कहा गया है पुराणों के द्वारा। पुराणों में भारत को क्या नाम दिया गया, जम्बूद्वीप। और भारत को जम्बूद्वीप कब कहा गया, भारत को जम्बूद्वीप, अगर पूछूं मैं भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया, बौद्ध काल में कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बौद्ध काल में कहा गया। तो आपने ये वाले पॉइंट्स लिखे, पहले मुझे ये बता दीजिए। यहां तक आपने लिखा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। समझ आई बात। यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस सिंपल सी चीजें बताई हैं। और इंडिया नाम कैसे पड़ा, मैडम जी ये भी तो रह गया है, सबके चारों के तो लिखवा दिया आपने कि मैम आर्यव्रत का भी लिखवा दिया, भारत का भी लिखवा दिया, हिंदुस्तान का भी, जम्बूद्वीप का भी, लेकिन ये इंडिया कैसे पड़ा ये भी बता दीजिए अब हमें। तो आप ये समझेंगे कि भारत के लिए इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो इंडोई शब्द से मानी जाती है, यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है, इंडोई से। तो आप बोलेंगे मैम इंडोई से, इंडिया की जो उत्पत्ति है वो यूनानी शब्द मैं पूरा ही लिख देती हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इंडोई से मानी जाती है, इंडोई। आगे तो लिख लोगे ना कि मैम इंडिया जो नाम दिया वो यूनानियों ने दिया, और यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है इंडिया की व्युत्पत्ति। यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हुए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मैंने सिखाया कि ये इंडिया है, इंडिया की इस स्लाइड में आपको क्या याद करना है। कुछ बच्चों का ये भी वो आ रहा होगा क्वेश्चन, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि आपको इंडिया के नाम याद करने हैं कि इंडिया को कितने नामों से जानते हैं। तो आप बोलोगे मैम भारत, आर्यव्रत, हिंदुस्तान और क्या बोलते हैं, जम्बूद्वीप बोलते हैं। जम्बूद्वीप भारत को किस काल में कहा गया, इस पे जो सर्किल लगा रही हूं इसे याद करना कि भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया। और जम्बूद्वीप किस में कहा उल्लेख मिलता है भारत को, तो पुराणों में कहते हैं। हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानियों या पारसियों द्वारा। भारत नाम कैसे पड़ा, तो आप बोलेंगे मैम आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यहाँ पे आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा, तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ध्यान से। आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पे मैंने बताया रोम। अब देखो रोमवासी क्या कहते थे, ये भी बात ध्यान रख लेना। रोमवासी, मैंने कहा आपसे रोमवासी सिंधु नदी को क्या कहते थे, पूछा भी जा सकता है। रोमवासी सिंधु नदी को क्या बोलते थे, तो आप बोलोगे मैम इंडस कहते थे, इंडस एवं रोमवासी सिंधु नदी को इंडस कहते थे। एवं इसके पूर्वी स्थित भाग को, इसके पूर्व, याद रखना, इसके पूर्व में स्थित भूभाग को क्या कहा गया, तब आप बोलोगे मैम भूभाग को इंडिया की संज्ञा दी, इंडिया की संज्ञा दी। ये भी आपको बात याद रखनी है। अच्छा मैम, रोमवासी ने। अब आती है पारसी, वहीं पारसियों का बात आती है। पारसी को दूसरे में क्या बोलते हैं मैम, इसे ईरानी भी कह सकते हैं, पारसियों या ईरानियों। ओके, मैंने कहा ईरानियों। इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, तो सिंधु नदी को कहा हिंदू। क्या कहा, सिंधु नदी को हिंदू। क्या कहा, सिंधु नदी को हिंदू। एवं भारत को इन्होंने क्या कहा, एवं भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। क्या नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अच्छा मैम, ये कहानी है जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रोमवासी के विषय में कि रोमवासी, ये याद करना है और पारसी ये याद करना है, ठीक है।
यहाँ पे आपको कि रोमवासी सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस, इंडस कहते थे। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस कहते थे एवं इसके पूर्व में स्थित भूभाग को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। ओके, वही दूसरी बात, पारसियों या ईरानियों द्वारा, तो ये सिंधु नदी को क्या इन्होंने नाम दिया? हिंदू। तो एवं भारत को क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान नाम दिया गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दो चीजें। अब आगे चलते हैं, ये वाली बातें क्लियर हो गई हैं? प्लीज बता दीजिए, यहां पे बता दीजिए इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बता देंगे? यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो क्या मुझे आप बता देंगे? यहां पे मैं पूछ रही हूं कि सर्वप्रथम, क्योंकि मैंने बता दिया है ना, सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने किस देश के निवासियों ने भारत को, किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिंदुस्तान की संज्ञा दी, हिंदुस्तान की संज्ञा दी। अब आपके सामने लिखा है ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक, ये वाले। और बौद्ध काल में भारत, दो स्लाइड करवाई तो दोनों से ही देखो क्वेश्चन निकले। बौद्ध काल में भारत किस संज्ञा से लोकप्रिय था? किस संज्ञा से लोकप्रिय था? किस संज्ञा से लोकप्रिय था? मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, अब फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो आप यहाँ बोलोगे मैम ईरानियों या पारसियों के द्वारा, या पारसियों के द्वारा। और दूसरी बात, बौद्ध काल में भारत की संज्ञा से लोकप्रिय था, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तब आप आंसर करेंगे मैम जम्बू द्वीप। लाइट को क्या हो गया? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, अभी क्लियर है? जम्बू द्वीप, ठीक, जम्बू द्वीप, ये बात याद रखनी है। आगे चलें, यहां तक हो गया है, चलिए तो हटा दो इसे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीजें याद रखनी है कि मैम सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी? अभी यही तो बताया, पारसियों ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान नाम दिया, तो वहीं पे मैंने उसका क्वेश्चन बता दिया। और बौद्ध काल में भारत किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तब आप आंसर करेंगे मैम जम्बू द्वीप से लोकप्रिय था। इसके बाद जो आपको याद रखनी है कुछ बुक्स के बारे में, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि आधुनिक भूगोल के जनक, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? यहां पे फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, ये बताइए फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। फिर मानव भूगोल के पिता बता दीजिए, मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता बता दीजिए कौन है? मानव भूगोल के पिता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग किसने किया था? अब बताइए। तो आप मुझे यहां पे एक एक करके आंसर देंगे। आधुनिक भूगोल के जनक, तो आप यहां पे क्या आंसर करेंगे? तो आप ना सिंपल से याद करें ना, जैसे ऐसे आधुनिक भूगोल के जनक है तो आप बोलोगे मैम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, किसने कहा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। मानव भूगोल के पिता कौन है? तो आप यहां पे आंसर करेंगे मैम फ्रेडरिक रेटजेल, ये याद करना है, ठीक है।
रेड जेल। अब ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहां पे आंसर करना है इरोटोस्थनीज ने। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं? बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझनी है सभी चीज़ें कि अब देखो इसके आधुनिक भूगोल के जनक, तो शुरू में आ है तो उसी से ऐसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजेल। और ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, पूछा ही जाता है। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ भी मिलेगा, पढ़ तो लो पहले। पीडीएफ तो पहले क्लास से नोट्स तो बना लो, नोट्स भी बना रहे हो ना, अपना आप नोट्स बनाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पीडीएफ भी मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अब मैंने कहा ये है हमारी क्या, पृथ्वी। चलिए मुझे बताइए, मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? तो आप आंसर क्या करेंगे? मैम पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर रेखा खींची गई है। इक्वेटर, इक्वेटर रेखा खींची गई है। यहाँ पे ध्यान से सुनना है। अच्छा जी मैम, इक्वेटर रेखा खींची गई है। अब कहां पर हमारा भारत पड़ता है? कहां पर हमारा भारत पड़ता है? मैंने कहा भारत तो यहां पर पड़ता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम ये तो भारत पूछा जाएगा कि भारत किसके उत्तर में स्थित है? भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर में स्थित है। तो आप बता दीजिए, आपके सामने ही तो मैंने बना के दिखाया कि देखिए अब ये इक्वेटर है, इसी के उत्तर में ही तो है। ऊपर की तरफ उत्तर ही तो होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ। तो आप बोलोगे मैम भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। किसके? भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अच्छा जी, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर, इसके और भी नाम है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ये भी याद रखनी है। इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। और इसे और क्या क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, और भूमध्य रेखा को वृहद व्रत की संज्ञा भी दी जाती है, यानी इसे ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। और इसकी व्रत की लंबाई बड़ी पूछी जाती है। अगर एग्जाम में आ गई कि वृहद व्रत की लंबाई, तो आपको बतानी है 40076 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद करनी है, हर एक एग्जाम में आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूछे भारत किसके उत्तर में स्थित है, तो आपको ये बात याद रखनी है, मैम भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जाता है, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे मैम भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे 0 डिग्री भी बोलते हैं, और इसे वृहद व्रत भी बोलते हैं। और इसकी जो वृहद व्रत की लंबाई है वो 40076 किलोमीटर है। यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने देखो कितने आराम से बताया। तो आपको मैप भी बना के दिखा दिया कि भारत इस रेखा के उत्तर में स्थित है, यहाँ पे आप साक्षात देख सकते हैं। तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आपको विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, वृहद व्रत बोलते हैं। और आपको वृहद व्रत की लंबाई बहुत अच्छे से याद करनी है, 40076 किलोमीटर। बहुत अच्छे से आगे आपको जो याद करना है, ये देखो, अब आपको मैंने बताया वृहद व्रत की लंबाई, ये जो वृहद व्रत की लंबाई 40076 किलोमीटर है। यहां तक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बातें। चलिए तो आगे चलते हैं। दूसरी बात मुझे जो आपको बतानी है, यहां पे मैंने बनाया भारत, आप सब भारत का मैप बनाइए। अभी एक एक चीज हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैप बना लेंगे सभी, ऐसी मैप बनाइए आप, मैप बनाओ सभी। मैप बनाया। अब देखिए दूसरी बात,
सबसे यहाँ पे मैंने बोला कि जो भारत है, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, ये बताइए। सबसे पहली बात तो आप क्या बोलोगे, आंसर दीजिए। तो आप बोलेंगे मैम भारत के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती यह है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है, यह हमेशा पूछा जाता है। तो आपको यह बताना है मैम भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा खींची जाती है, ऊपर हम हमेशा याद रखेंगे भारत, यहां तो कर्क रेखा के दक्षिण में भारत तो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कौन से कटिबंध में पड़ता है, उष्ण कटिबंध में पड़ता है। ओके, ऐसे ही याद रखना कि कर्क रेखा के दक्षिण का जितना भी पोर्शन है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, यहां पे ये हो गया ना कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। कटिबंध को क्या बोलते हैं, जोन में लाई करता है। किस कटिबंध में स्थित है, स्थित है। तो आप यहां पे आंसर देंगे सभी कि मैम भारत जो है, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस हमें कुछ नहीं पूछना, हमें इतना ही बताना है कि मैम भारत के जो कर्क रेखा के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में, और जो कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन है वो उपोष्ण कटिबंध में, इसलिए भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। इंडिया लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ जी मैम, आगे चलना है। और ये जो क्लास है आपकी 3 दिन मिलेगी, आज आपकी 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, 3 दिन ये लगातार चलेगी। आगे चलते हैं, भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ जी मैम, ध्यान से सुनते चलेंगे कि भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। बस ये कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, इसके ऊपर का पोर्शन उपोष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन पड़ता है वो उष्ण कटिबंध में है। बस इसलिए कह देते हैं भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, 2 में पड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मैंने यहां पे आपको क्या बताने की कोशिश करी है, मैंने आपको पूछा, देखो ध्यान से, अब देखो दोबारा से एक यहां पे मैप बनाओ, पृथ्वी बनाओ। अब मैंने कहा पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, आप बोलोगे मैम अभी आपने बताया इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक, क्या खींची गई, इक्वेटर। पृथ्वी को या ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताइए। पृथ्वी को या ग्लोब को, देखो ये पृथ्वी है या ग्लोब, इसे दोनों को मान लो कि पृथ्वी या ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम, 2 भागों में विभाजित कर दिया तो इक्वेटर है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप कहेंगे मैडम देखिए यहां से मैंने इसे ऐसे कर लिया, यहाँ पे आपका नॉर्थ पड़ता है, और ये आपकी यहाँ पे क्या आता है, ईस्ट, ईस्ट आता है। अब जो भारत हमारा लाई करता है वो कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे मैम भारत तो हमारा ये पड़ता है, इस जगह, इसी जगह तो पड़ता है ये ऐसे करके। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत तो यहाँ पड़ गया ना, इनके बीचों बीच एक नॉर्थ और ये ईस्ट, यानी ये उत्तर और ये पूरब। तो अब इससे क्या लगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, बीच, उत्तर और पूर्व के बीच में आ गया ना, उत्तर और पूर्व के क्या आ गया, बीच में आ गया।
तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है कि मैम भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे भारत किस गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध को पता है क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप क्या आंसर करेंगे? तो आपका यहाँ पे आंसर आप खुद बता देंगे ना। अभी देखती हूँ आपकी कमेंट्स। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? नोट्स बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए। तो आप बोलोगे मैम भारत जो है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, में स्थित है। मैप बना के दिखाने से ज्यादा आएंगी तुम्हारी दिमाग में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, लोकेटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको बस यही याद रखना है कि देखो हमने गोला बनाया मैडम, उसके बीचों बीच इक्वेटर रेखा खींच दी, और फिर यहाँ पे ये उत्तर मैम उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, भारत हमारा यहाँ पड़ रहा है, तो हमने बस ऐसे कर दिया। तो भारत उत्तर और पूर्वी इन दो गोलार्धों के बीच स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ आ रही हैं चीजें? बहुत अच्छे से पढ़ना है दिमाग से, बिल्कुल यहाँ दिमाग लगा लीजिए, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे। ओके, और ऑफलाइन कमेंट्स करके सब बताएंगे आज का कैसा सेशन लगा। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ूंगी, बहुत अच्छे से देखनी है सारी चीजें। दूसरी बात, यहाँ तक ये वाली चीज हो गई, आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट्स हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अब मैं कुछ आपसे पॉइंट्स पूछती हूँ। जैसे मैंने कहा, मुझे आप सब भारत का आकार बता दीजिए कितना है। भारत का आकार, चलिए इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप बता दीजिए क्या है शेप। ओके, फिर यहां पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, प्रायद्वीपीय भारत का आकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यही भूल गए ना तब भी एग्जाम में गलत हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार बता दीजिए क्या है। तो आप यहां पे शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ओके। अब यहां पे पूछा मैंने तीसरा, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया बता दीजिए। फिर मैंने इसका कहा कि मुझे इसका भौगोलिक विस्तार बता दीजिए। भौगोलिक विस्तार बता दीजिए। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बता दीजिए। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बता दीजिए। एक्सटेंशन यानी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है कि इसका मुझे ये बता दीजिए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। देखो कैसे ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो लेंथ, LENGTH, लेंथ को क्या लिखेंगे कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन बता दीजिए। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी भारत का लंबाई में भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। हिंदी में बोलते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बता दीजिए। दक्षिण विस्तार अभी मैप में भी दिखाऊंगी। ओके, चलिए दूसरा इसी में ही क्वेश्चन बनेगा ये कि अब की बार मैम इसकी ब्रीथ बता दीजिए। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन। अब तो तुम कर लोगे ना, ऊपर वाले की नकल ही कर लेना नीचे तो, कि अब मैम इसमें पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व विस्तार बता दीजिए। पश्चिम से पूर्व विस्तार पूछ रहा है। ओके, चलिए तो अब ये बता दीजिए। तो आपको पहले तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन सोल्व करवा देती हूँ। भारत का आकार, तो आप बोलोगे मैम भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय। तो आप बोलोगे मैम क्वाड्रिलेटरल। ओके,
ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार, तब आप बोलोगे मैम त्रिभुजाकार। कौन सा? त्रिभुजाकार। इसको क्या बोलते हैं? तो मैम शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया तो ट्राइंगुलर। ये बात याद रखनी है। ओके। अब भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसे स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक। भौगोलिक विस्तार, अब आते हैं इसके भौगोलिक विस्तार पर। इसके आते हैं भौगोलिक विस्तार पर। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक क्लियर हुई चीजें? यहां तक सभी की चीजें क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना है। तो मैम देखिए, भौगोलिक विस्तार जानने से पहले हम ये मैप देख लेते हैं। ये मैप दिखा दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहां पे ये वाला, ये है, हाँ लगा दीजिए, ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार में ऐसे, ये आप खुद देखिए। अच्छा मैम ये है 32-14 किलोमीटर। मैम ये 32-14 किलोमीटर है। ऐसे अगर भारत की नॉर्थ टू साउथ आपकी क्या पूछी इसने? लेंथ। अगर आपकी ऐसे लेंथ पूछ रहा है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, तब क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम ऐसे में वेस्ट टू ईस्ट अगर पूछे, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति है भारत की, तो ये 29-33 किलोमीटर हो जाएगा। और देखो एक यहां से ली है, ये ध्यान रखना, ऊपर वाले से ली है, और एक यहां पे आ गई है। ओके। तो नॉर्थ टू साउथ ये याद करनी होती है 32-14 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूर्व पूछे तो 29-33, इसे 2-3 बार अपनी जबान पे कर लीजिए। 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर, और इसे 29-33 किलोमीटर। ठीक है। 32-14 किलोमीटर। मैंने कहा भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए, सिंपल सी लैंग्वेज में। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो 32-14 किलोमीटर। और भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई बताइए, तब आप क्या आंसर देंगे? तो मैम भारत की पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो बता दिया है हमने, कितना? 29-33 किलोमीटर। तो यही आपको याद रखनी है। कहाँ चली गया? ये रहा। तो आपको क्या बताना है कि मैम भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? अब आप मुझे आंसर दे दीजिए कि मैम अभी तो आपने बताया 32-14 किलोमीटर है। और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, तो आप बोलोगे मैम 29-33 किलोमीटर है। बहुत अच्छे से याद रखना है। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? भारत का आकार चतुष्कोणीय, जिसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, लेंथ, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बता दीजिए कितना है? 32-14 किलोमीटर है। और ब्रीथ, इसकी चौड़ाई बता दीजिए, भारत की पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? तो आप बोलोगे मैम 29-33 किलोमीटर है। कितना है? 29-33 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, इसकी दूसरी बात। यहां तक सबने लिखा? चलिए, तो अब आपको मैं यहाँ पे दूसरी चीज सिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी भारत के सुदूरस्थ बिंदु। क्या? भारत के सुदूरस्थ बिंदु। सुदूरस्थ बिंदु, इसे पता है क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया यहां पे देखेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले यहां पे देखेंगे ध्यान से, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। भारत का मैप बना लिया जाए सुंदर सा, क्या कहते हो सभी? बनाओ, चलो प्रैक्टिस करो, अपना आप आ जाएगा धीरे धीरे बनाने। मैं तो वैसे भी बहुत थोड़ा सा बड़ा ही बना लूं। कहोगे आरुषि मैम कुछ ज्यादा छोटा नहीं बना दिया? चलो बड़ा बना लो थोड़ा सा, और बनाए। सभी मैप बनाएंगे, फिर मैं बताती हूँ। बनाया? देखो बिल्कुल ऐसे ही बना लो आप भी।
ठीक, बना लियो। ये भारत का मैप बना लो। इसमें मैं सिखाने जा रही हूँ आपको भारत के सुदूरस्थ बिंदु। क्या सिखाने जा रही हूँ? भारत के सुदूरस्थ बिंदु। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहने लगी यहाँ पे, इस पॉइंट पर आकर, कहाँ पे? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे, कि भारत का पूर्वी बिंदु बताइए। भारत का पूर्वी बिंदु, आप मुझे आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। भारत का पूर्वी बिंदु, ओके, यानी ईस्टर्न पॉइंट, सिंपल सी लैंग्वेज में ईस्टर्न पॉइंट। चलिए, किस राज्य में है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, मुझे नाम बताओ। पहले तो पूर्वी बिंदु का नाम बताओ, और किस राज्य में है ये बताओ, और कितने देशांतर पर है ये बताओ। कितने देशांतर पर है ये बताओ। आप मुझे 3-4 बातें बता दीजिए। तो आप बोलेंगे मैम देखिए भारत के पूर्वी बिंदु का नाम, मैंने कहा बताइए। तो आप आंसर करेंगे किबिथु है। किबिथु है। किस राज्य में पड़ता है? तो आप बोलेंगे ये मैम अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, पूरा लिख ले रही हैं, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने कहा कितने देशांतर पर है ये भी पूछा जाता है। तो आप बोलोगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये वाले पॉइंट्स याद हो गए? वैसे भारत का पूर्वी बिंदु, तो आप बोलोगे मैम नाम किबिथु है। मैंने कहा और पॉइंट देखो मैंने कहाँ लगाया, इस ऊपर वाले पे नहीं लगाया, इस वाले पे लगाया, ये फोकस करना है। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। कितने देशांतर पर हुए? देशांतर को लॉन्गिट्यूड लिख दूं, वरना कुछ बच्चे कहेंगे मैम बताया नहीं, चालू तो बहुत हो तुम, है ना। कितने देशांतर पर है? तो आप बोलेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ओके, और इसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं पूर्वी देशांतर को। देशांतर यानी 97 डिग्री 25 मिनट। समझ आया? आगे चलते हैं। अब ऐसे ही इन पॉइंट्स की बात कर ली जाए। ऐसे ही इन पॉइंट्स की बात कर ली जाए। मैंने कहा मुझे यहाँ पे बता दीजिए भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आप बोलोगे देखिए मैम भारत का ये है मैडम जी भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। इसे बोलते हैं, अरे यार, बिंदु वेस्टर्न पॉइंट बता दीजिए। चलिए आप नाम तो खुद ही बता दो, वेस्टर्न पॉइंट बता दीजिए। तो यहां पे आप सबसे पहले तो नाम बताएंगे। नाम बताइए, नाम बताइए, किस राज्य में बताइए और कितने देशांतर पर है ये बताइए। तो आप पश्चिमी बिंदु का नाम, पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे मैम गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। गुहार मोती किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। और कितने देशांतर पर है? तो आप बोलोगे मैम ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर पर, यानी इसे बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहां पर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को कि मैम भारत का पश्चिमी बिंदु, इसका नाम क्या है? भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती है। किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे मैम गुजरात राज्य में। और ये कितने देशांतर पर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर को ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही अच्छे से। आगे चलते हैं। ये आपको नाम पूछेंगे, अगर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैम इससे कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लूं कि भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है बताइए? किस भारत का पश्चिमी बिंदु किस देशांतर से लिया गया है?
से लिया गया है, सर एसी चला दीजिए, से लिया गया है, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप क्या आंसर करेंगे ये बता दो। भारत का पश्चिमी बिंदु किस देशांतर से लिया गया? तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, यही याद करना है वरना गलत हो जाएगा। समझ आई बात? बिल्कुल यही। भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य से लिया गया है? तो आप बोलोगे मैम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब आता है इसका उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु को मैं दूसरे मैप पे समझा दूं। ये आपके मैंने दो समझाए, भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु। यहाँ पे आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, यहां देखते हैं क्या है। उत्तरी बिंदु कहां से लिया गया है? चलिए अब उत्तरी बिंदु पे आते हैं। उत्तरी बिंदु आप बोलेंगे, देखिए मैम ये मैंने मैप ले लिया है क्योंकि वहां पे जगह ना बिल्कुल फुल हो गई थी। ठीक, यहां पे देखेंगे ये है मैडम जी उत्तरी बिंदु, इस जगह पर, इस जगह पर, तो इसे लिखेंगे मैम ये है भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु, इसका नाम बताइए। भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट बता दो, नॉर्दर्न पॉइंट बता दो, कुछ भी नॉर्दर्न पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो नाम बताइए, किस राज्य में है और पड़ता कहां पर है ये बता दीजिए। तो भारत के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे मैम भारत के उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल पड़ता कहां पर है, किस राज्य में? नहीं, तो आप बोलोगे मैम ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये भारत का उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है? तो आप बोलेंगे मैम ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चाहे तो अपनी कॉपी में पूरा लिख लीजिए कि भारत का उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर? तो मैंने लिख दिया भारत का उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, भारत का उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है? तो आप ये आंसर करके आएंगे कि जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो कितने अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यही याद करना है। ये आपका हो गया जी मैम, ये तो हो गया। अब आती है यहाँ पे बात कि मैडम ये वाला पॉइंट बचा, ये पॉइंट ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। ये क्या है? भारत की मुख्य भूमिका बिंदु, मुख्य भूमिका, ये मुख्य भूमिका बिंदु है, ये बात याद रखना। मेन लैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, मेन लैंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। तो आप बोलोगे मैम ये किस में है? इसे बोलते हैं, इस बिंदु का नाम भारत का मुख्य भूमिका बिंदु। इसका नाम किस राज्य में है और कितने अक्षांश पर स्थित है, वही क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो यहाँ पे बोलेंगे मैम जो भारत का मुख्य भूमिका बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या क्या है? कैप कोमोरिन। इसे छोटे उसमें क्या बोलते हैं, मतलब दूसरा नाम इसे क्या बोलते हैं? कैप कोमोरिन बोला जाता है, कैप कोमोरिन। ये किस राज्य में है? तो आप जाहिर सी बात है आप बताओगे मैम ये तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कितने अक्षांश पर है ये जरूर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये मैडम जी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश को नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, ये आपको तीनों पॉइंट्स याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत की मुख्य भूमिका बिंदु यहीं मिलेगा। बिल्कुल ये देख लो यहाँ इस जगह, ठीक। भारत की मुख्य भूमिका बिंदु इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेन लैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। तो आप बोलेंगे मैम नाम कन्याकुमारी है।
कन्याकुमारी। दूसरा नाम क्या है मुख्य भूमि के बिंदु का? केप कोमोरिन। किस राज्य में है ये बोलना है, तो आप बोलोगे मैम तमिलनाडु में स्थित है ये केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो भारत की मुख्य भूमि का बिंदु तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर तीसरा क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है, ये बताइए। तो भारत की मुख्य भूमि का बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मैं कमेंट्स देख रही हूँ आप सबकी, ये मत सोचना मैं निगाहें उधर भी है, पढ़ा इधर भी रही हूँ, देख उधर भी रही हूँ, ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, इसलिए शांति से पढ़ लो, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ तक हो गया क्लियर? ये मुख्य भूमिका है, जहाँ पे निशान लगा देना इसे मुख्य भूमि का बिंदु पूरा याद करना है। चलिए दूसरी बात, अभी तो यार मैम एक बिंदु और बचा है, उसे भी करवाई दो। मैंने कहा हाँ, अब देखो एक बिंदु और ध्यान से देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लिया जाए, इससे ऊपर कर लिया जाए। देखिए अंडमान निकोबार कहाँ है? मैडम जी वो तो आपने बताया था मुख्य भूमि का बिंदु, तो इस जगह बताया था मुख्य भूमि का बिंदु। अब इधर आ जाओ, ये देखो, इससे देखो बिल्कुल कहाँ नीचे है ये अंडमान निकोबार, बिल्कुल यहाँ नीचे, ये ऊपर है और ये नीचे है। इनमें देखो सीधी लाइन खींचेंगे तो सीधी लाइन में ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर है तब की। इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप है। अरे ये तो पता होगा तुम्हें, ये छोटू छोटू सा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप कई द्वीपों में विभाजित है, तो इसमें आपको मैं ये वाला पॉइंट्स बता रही हूँ, ये वाला, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लिख दूं कि ये आपका कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे जो आपको देखना है मैम, इस वाले बिंदु को बोलते हैं, ये जो ये वाला बिंदु है ना सबसे लास्ट वाला, इसे बोलते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणतम बिंदु। यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। पहले इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद कर ली। वो मुख्य भूमिका है, इस पे फोकस करें मैडम जी। ये मुख्य भूमिका है, ये मुख्य भूमिका है, और इसे ये बोलेंगे, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम बता दो अब जल्दी से, यही काम करना रहता है। तो आप बोलोगे मैम इसका नाम, मैंने कहा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब मैंने आपसे कहा कि इसका मुझे ये बता दो कि इंदिरा पॉइंट जो है, हाँ सही है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो आप यहाँ बोलेंगे मैम अंडमान निकोबार के, ये जो इंदिरा पॉइंट बिंदु है ये अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है? क्योंकि अंडमान निकोबार कई सारे द्वीपों का समूह है ना, तो अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जगह नहीं है इसलिए लिख लेना, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पूरा लिखना कि इंदिरा पॉइंट, मैंने कहा इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे मैम इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार के कई सारे तो द्वीप है, आपने बताया अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है, तो वो 572 द्वीप के कौन से द्वीप पर स्थित है ये भी तो बता दो। तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के मुझे अन्य नाम बता दो सब। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, इसके अन्य नाम बता दो कितने हैं? इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, तो आप बोलेंगे मैम अन्य नाम जो है, एक है पारसेन, एक पारसेन है, एक पिग्मिलियन है, और एक लाहेचिंग। लाहेचिंग इतने नामों से जाना जाता है। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, ये कितने अक्षांश पर स्थित है ये तो रही गया, तो आप बोलोगे मैम ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है।
ये इतने अक्षांश पर स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु के पॉइंट्स याद हो गए हैं आपको, बताइए। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब अंडमान निकोबार में याद रखना है कि अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार को बड़ा निकोबार भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? ये लिखे नाम मैंने कि इंदिरा पॉइंट को अन्य कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से। तो आप बोलेंगे पार्सेन, पिग्मिलियन, विलाहिटिंग नामों से जाना जाता है। अब इंदिरा पॉइंट कितने अक्षांश पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6, इसे बोलना भी आना चाहिए। देखो 6 के ऊपर मैंने डिग्री का साइन लगाया है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। समझ आया सब चीज़? तो आपको ये चीज़ पूरा मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश करी है। ये भारत के चारों बिंदु हो गए आपके, ये ध्यान रखना तुम। हाँ, भारत के चारों बिंदु कंप्लीट हो गए। एक मैंने कहाँ बताया, ये बता दिया आपका। एक ये मुख्य भूमि का बता दिया मैंने, और ये उत्तरी बिंदु बता दिया, जगह नहीं दी। फिर एक मैंने यहाँ पे क्या बताया आपका, कहाँ गया मैप? हाँ, एक मैंने बताया ये किबिथु और पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, ठीक है। तो आप बता दीजिए आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, आज यहाँ पे इतना ही, क्योंकि बस इतना ही मिलेगा भाई। ये लगा लो 55 मिनट की क्लास में तो इतना ही मिलता है। 5 मिनट पहले तो ऑफ भी करनी पड़ती है, 1 घंटे से पहले, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना, वरना पढ़ाने को बहुत कुछ है, ठीक। आज का सेशन ज़रूर बताना अच्छा। और कल इसके आगे ही मुझे याद दिला देना कि मैम कल आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि हमने अब ये पॉइंट्स पढ़ लिए भारत के सुदूरस्थ बिंदु के। तो अभी कल की जो बातें होंगी और ये सारी चीज़ें मैंने आज की क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश करी है। तो कल मैंने क्या बताया कि मुझे बताना आके कि मैम आपको ये पढ़ाना है भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार। और अब ऑफलाइन कमेंट्स करके ज़रूर बताना आज का सेशन कैसे लगा, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ूंगी। और कल फिर मिलेंगे 2 बजे, सेम टाइम सेम जगह। और अच्छे से याद कर लेना जितनी सारी चीज़ें करवाई हैं, बिल्कुल ध्यान से, ओके। ये मैंने एक एक चीज़, देखो ये पढ़ाया मैंने, इसके बाद ये पढ़ाया कि इंडिया के कितने नाम हैं, सब याद चाहिए मेरे को। ये देखो ये कैसे कहानी बताई थी, ये तीनों याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी याद कर लेना कि भूमध्य रेखा के कितने नाम हैं, इतने नाम हैं। इसके बाद मैंने ये कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, फिर ये बताया भारत किस गोलार्ध में स्थित है, फिर ये मैंने थोड़ा भारत के विषय में बता दिया है। तो ये सब आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। अच्छे से याद करना और ऑफलाइन कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स का देखूंगी भाई कैसा रिप्लाई आया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। 2 बजे कल फिर मिलेंगे।